हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BCHS 183 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है प्रयोगशाला प्रबंधन कौशल। तो ये आपके PYQ बेस्ड लिया गया है, बट इसका PYQ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आप जब खोजेंगे तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हूं आपके लिए। और ये वीडियो और ये नोट्स बहुत ही स्पेशल होगा आपके एग्जाम के लिए, और जून एग्जाम और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये नोट्स आपको व्हाट्सएप से परचेस कर लेना है, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप में ही मिलेगा। प्रयोगशाला प्रबंधन कौशल। चलिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ है, विज्ञान के उन अभिलक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए जो प्रयोगशालाओं में विज्ञान के सीखने सिखाने को बेहतर बनाने में सहायता दे सकते हैं। और मैं देखिए, टाइम ज़्यादा नहीं है समझाने का, बट इसमें जितने भी मैंने लिया है ना, ये सभी इजी लैंग्वेज में लिया है मैंने। और आपको ध्यान से सुनना है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो कोशिश करना है ध्यान से समझने का, समझाते हुए ही मैं पढ़ूंगा। तो चलिए, विज्ञान एक व्यवस्थित एवं तर्क संगत, मतलब कि फैक्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज प्राप्त करके ना, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तर्क करके ही ज्ञान की क्या है शाखा है। तो विज्ञान आप जानते हैं कि विशेष ज्ञान अवलोकन करता है, जो अवलोकन प्रयोग और प्रमाणों पर आधारित होती है। तो ये विज्ञान जो है कि प्रमाणों पर विश्वास करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, विज्ञान किस पर इसके पास सबूत होना चाहिए, सच्चाई दिखना चाहिए। जो नजर से जो सच्चाई दिखेंगे उसी को विज्ञान क्या करता है, बिलीव करता है। तो प्रयोगशाला विज्ञान के सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, प्रयोगशाला क्या होता है, विज्ञान के सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहाँ विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है। प्रयोगशाला में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स खुद से प्रयोग करता है, देखते हैं, समझते हैं कहाँ कैसा क्या हो रहा है, किस चीज से कैसे क्या होता है, सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, किस में क्या, मतलब प्रयोगशाला में ये सब चीज सीखते हैं। ठीक है, अदृश्य चीज जो हम नहीं जानते हैं उन्हें भी प्रयोगशाला में उससे सीखने को मिलता है विज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो विज्ञान के अभिलक्षण, प्रयोगशाला अगर देखें तो विज्ञान का प्रमुख अभिलक्षण प्रयोग करना है। और प्रयोगशाला में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को समझते हैं। इससे केवल पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भरता कम होती है। इसमें सिर्फ कि भाई पुस्तक में जो लिखा है उसी पर नहीं, वो रियल देख के, प्रैक्टिकल देखते न, वहां पर समझते हैं रियलिटी क्या है। और विद्यार्थियों में व्यवहारिक कौशल का इसमें विकास होता है। वस्तुनिष्ठता, विज्ञान तथ्यों प्रमाणों पर आधारित होता है, ना कि व्यक्तिगत विचारों पर। तो व्यक्तिगत विचार के लिए इसका जगह नहीं होता इसके पास। प्रयोगशाला में प्राप्त जितने भी परिणामों का विश्लेषण, जितने भी होते हैं चीज, उनका उनके परिणामों का विश्लेषण निष्पक्ष रूप से किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में सही निष्कर्ष निकालने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने की जो क्षमता है, वो बढ़ती है। अवलोकन क्षमता, विज्ञान में किसी भी घटना या फिर प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक होता है। प्रयोगशाला में अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी जो है कि छोटे छोटे परिवर्तनों को पहचानना और उनका सही विश्लेषण करना सीखते हैं। जिज्ञासा, विज्ञान विद्यार्थियों में नई चीजों को जानने और समझने की इच्छा उत्पन्न करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कारण खोजते हैं और नए नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तर्क संगत क्या, तर्क संगत मतलब जो सच्चाई क्या जानते हैं, क्या सच्चाई पता चलता है। तो विज्ञान जो है कि प्रत्येक तथ्य को, मतलब प्रत्येक सच्चाई को, फैक्ट को तर्क के सही है ना, मतलब तरीके से रियलिटी को दिखाते हुए, है ना, समझते हुए और प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है। प्रयोगशाला गतिविधियां विद्यार्थियों को कारण और परिणाम के संबंध को समझने तथा तार्किक निर्णय लेने में सहायता करती है। और आपका नेक्स्ट है पॉइंट, समस्या समाधान क्षमता। विज्ञान विद्यार्थियों को समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों के दौरान आने वाली समस्या को हल करने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास में बढ़ता है। सो कह सकते हैं विज्ञान के अभिलक्षण प्रयोगशाला में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाते हैं।
इनके माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक कौशल, तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अस्थायी डिजाइन की प्रयोगशालाओं और परिवर्तनशील डिजाइन की प्रयोगशालाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। विज्ञान प्रयोगशालाओं का डिजाइन शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यकता और उपयोग के आधार पर प्रयोगशालाओं को अस्थायी डिजाइन तथा परिवर्तनशील डिजाइन में विभाजित किया जाता है। अस्थायी डिजाइन की प्रयोगशाला, इसमें फर्नीचर, कार्यबेंच तथा अन्य उपकरण अस्थायी रूप से लगे होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः निश्चित प्रकार के प्रयोगों के लिए किया जाता है। इसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना क्या है, कठिन होता है। और परिवर्तनशील डिजाइन की प्रयोगशाला, इसमें फर्नीचर और उपकरणों को आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है, बदला या फिर हस्तांतरित हस्तांतरित किया जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और समूहों के समूह कार्य के लिए उपयुक्त होती है। इसकी व्यवस्था आसानी से बदली जा सकती है। अस्थायी डिजाइन एवं परिवर्तनशील डिजाइन की प्रयोगशालाओं में अंतर, संरचना के अकॉर्डिंग अस्थायी डिजाइन में सभी व्यवस्थाएं अस्थायी होती है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन में व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। लचीलापन, अस्थायी डिजाइन में लचीलापन कम होता है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन में ये अधिक होता है। उपयोग की देखें तो अस्थायी डिजाइन निश्चित प्रयोगों के लिए उपयुक्त होती है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोगी होती है। समूह कार्य, अस्थायी डिजाइन में समूह कार्य की सुविधा सीमित होती है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन में समूह कार्य आसानी से कराया जा सकता है। व्यवस्था में परिवर्तन, अस्थायी डिजाइन में परिवर्तन करना कठिन होता है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन में व्यवस्था आसानी से बदली जा सकती है। अस्थायी डिजाइन की प्रयोगशालाएं निश्चित प्रयोगों के लिए उपयोगी होती है, जबकि परिवर्तनशील डिजाइन की प्रयोगशालाएं अधिक लचीली और आधुनिक विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, सूक्ष्म जैविक की तैयारी कक्ष में इस्तेमाल होने वाले निर्जमीकरण उपकरण पर एक क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म जैविकीय तैयारी कक्ष में प्रयोगों की शुद्धता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निर्जमीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो सूक्ष्मजीवों एवं रोगाणुओं को नष्ट करके प्रयोगों को दूषित होने से बचाते हैं। तो निर्जमीकरण उपकरण क्या होता है भैया? तो ये सूक्ष्म जैविकी प्रयोगशाला में सबसे अधिक ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। यह उच्च तापमान तथा दाब वाली भाप द्वारा कांच के बर्तन, कल्चर माध्यम और प्रयोगशाला उपकरणों को पूर्णतः निर्जीवित करता है। इसके अतिरिक्त हॉट एयर ओवन का उपयोग शुष्क ऊष्मा द्वारा कांच व धातु के उपकरणों को निर्जीवित करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला के सतहों और कार्यस्थल को रोगाणुमुक्त रखने के लिए यूवी लैंप का भी प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के प्रयोग से संदूषण की संभावना कम होती है तथा प्रयोगों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहती है। तो निर्जमीकरण उपकरण सूक्ष्म जैविक की तैयारी कक्ष का आवश्यक भाग है। इनके उपयोग से सुरक्षित, स्वच्छ और सटीक वैज्ञानिक प्रयोग संभव हो पाते हैं। 4 नंबर में है, एक औपचारिक रिपोर्ट के शीर्षकों को बनाने वाले 5 सेक्शनों का वर्णन कीजिए। तो औपचारिक रिपोर्ट की बात करें तो ऑफिशियल या फॉर्मल रिपोर्ट, तो ये किसी कार्य, परियोजना, प्रयोग या फिर अध्ययन की व्यवस्थित एवं तथ्यात्मक प्रस्तुति है। इसमें इसे स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न शीर्षकों का उपयोग किया जाता है। औपचारिक रिपोर्ट के प्रमुख सेक्शन, पहला शीर्षक में अगर देखें तो पहला तो इस भाग में रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें विषय का स्पष्ट परिचय मिलता है। दूसरा आता है भूमिका, तो इसमें क्या होता है, रिपोर्ट का उद्देश्य, पृष्ठभूमि तथा अध्ययन की आवश्यकता का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। तीसरा कार्य अवधि, कार्य विधि, इस भाग में कार्य करने की प्रक्रिया, प्रयोग की विधि तथा उपयोग किए गए उपकरणों और सामग्रियों का विवरण दिया जाता है। परिणाम एवं चर्चा, इसमें प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उनका विश्लेषण और व्याख्या की जाती है।
निष्कर्ष एवं सुझाव। इस भाग में पूरे अध्ययन का सार प्रस्तुत किया जाता है तथा आवश्यक सुधार या फिर भविष्य के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इन 5 सेक्शनों के माध्यम से एक औपचारिक रिपोर्ट सुव्यवस्थित, स्पष्ट और प्रभावी बनती है तथा पाठक को विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 5 नंबर में है, प्रयोगशाला में बिन कार्ड का क्या उपयोग होता है? अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों, रसायनों तथा सामग्रियों का सही रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। इसके लिए बीन कार्ड का उपयोग किया जाता है। यह किसी वस्तु के भंडारण और उसके आवागमन का विवरण रखने वाला अभिलेख होता है। बीन कार्ड का उपयोग। बीन कार्ड में किसी वस्तु का नाम, कोड, प्राप्त मात्रा, जारी की गई मात्रा तथा शेष मात्रा का विवरण दर्ज किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन सी सामग्री कितनी उपलब्ध है और कब नई सामग्री मंगाने की आवश्यकता होगी। यह प्रयोगशाला में सामग्री के उचित प्रबंधन, नियंत्रण तथा अनावश्यक कमी या फिर अधिकता से बचने में सहायता करता है। यदि प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 10 बोतलें प्राप्त होती है तो और प्रयोग के लिए 3 बोतलें जारी की जाती है, तो बिन कार्ड में प्राप्त मात्रा 10, जारी मात्रा 3 तथा शेष मात्रा 7 दर्ज की जाएगी। इससे उपलब्धता स्टॉक की क्या होगी, सही जानकारी बनी रहती है। तो बिन कार्ड प्रयोगशाला की सामग्री का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने का महत्वपूर्ण साधन है, जिससे प्रयोगशाला का कार्य सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित होता है। पर्सनल कंप्यूटर की विनिवेश तथा निर्गम युक्तियों की क्या कीजिए चर्चा। पर्सनल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर में निवेश और निर्गम युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेश युक्तियां डेटा और निर्देश कंप्यूटर में प्रवेश कराती है। निवेश क्या करते हैं, युक्तियां डाटा निवेश का डाटा और निर्देश कंप्यूटर में प्रवेश कराती है। जबकि निर्गम युक्तियां जो है कि संसाधित जानकारी उपयोगकर्ता तक क्या करती है, पहुंचाती है। अब देखिए निवेश युक्तियां को हम समझते हैं थोड़ा। तो इसमें कीबोर्ड आ जाता है, इसका उपयोग अक्षर, संख्या और निर्देश दर्ज कराने के लिए करने के लिए किया जाता है। उसके बाद माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, माइक्रोफोन आ जाता है। निर्गम युक्तियां में कौन है, तो भाई निर्गम युक्तियां में आउटपुट आते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आ जाते हैं। तो निर्वेश और निर्गम युक्तियां पर्सनल कंप्यूटर के आवश्यक भाग है और इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है तथा संसाधित परिणाम प्राप्त करता है। या तो फिर निर्देश देता है या फिर क्या करता है, आउटपुट करता है। अलग कोई भी सामान को जैसे प्रिंट आउट कर लेना, तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रयोगशाला में आकस्मिक आग के किन्हीं 2 ईंधन स्रोतों तथा किन्हीं 3 सामान्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। प्रयोगशाला में रसायनों, गैसों तथा विद्युत उपकरणों के उपयोग के कारण आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आग के ईंधन स्रोतों और उसके सामान्य कारणों की जानकारी होना आवश्यक है। ईंधन स्रोत की बात करें तो इसमें ज्वलनशील रसायन भी होता है, और जैसे अल्कोहल, एसीटोन और ईथर जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। साथ में भी क्या होता है, ज्वलनशील गैस भी होते हैं, जैसे एलपीजी, है ना। ज्वलनशील गैसें ऐसे होते हैं एलपीजी में। और जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली गैस आग का प्रमुख ईंधन होता है ना। जैसे ही अगर थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा प्रयोग कर लेना, हो सकता है मिस्टेक अगर होगा तो आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर देगा। आग लगने के सामान्य कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट से भी आग या फिर खराब वायरिंग से आग लग सकती है। गैस रिसाव या फिर बर्नर का असावधानी उपयोग से भी आग लग जाती है। ज्वलनशील रसायनों को खुला छोड़ना या फिर आग के स्रोत के पास रखना, इससे भी आग लग जाती है। तो प्रयोगशाला नियमों का पालन तथा ज्वलनशील पदार्थों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने से आकस्मिक यानी अचानक आग की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। विद्युत उपकरणों के लिए भू संपर्क आवश्यक क्यों होता है, व्याख्या कीजिए।
तो प्रयोगशालाओं में विभिन्न विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्क अत्यंत क्या है, आवश्यक है। यह अतिरिक्त विद्युत धारा को सुरक्षित रूप से पृथ्वी तक पहुंचाता है। भू संपर्क महत्व, बिजली के झटके से सुरक्षा किया जाता है। तो भू संपर्क अतिरिक्त विद्युत धारा को पृथ्वी में पहुंचा देता है, जिससे उपयोगकर्ता बिजली के झटके से सुरक्षित रहता है। और आगे उपकरणों की सुरक्षा, तो यह विद्युत उपकरणों को क्षति पहुंचाने वाले विद्युत रिसाव से बचाता है और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखता है। शॉर्ट सर्किट से बचाव, भू संपर्क शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अतिरिक्त धारा को सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। आग लगने की संभावना कम करता है ये। विद्युत रिसाव के कारण क्या होता है, आग लगने का खतरा जो है कि वो कम हो जाता है। विद्युत प्रणाली की स्थिरता बनाए रखता है। तो भू संपर्क विद्युत प्रणाली को सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। प्रयोगशालाओं की सुरक्षा बढ़ाता है इसमें। तो भू संपर्क विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा प्रयोगशाला के उपकरणों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो कह सकते हैं भू संपर्क विद्युत उपकरणों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। यह दुर्घटनाओं को रोककर सुरक्षित कार्य वातावरण क्या करते हैं, प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में होने वाले सामान्य संकटों की क्या कीजिए चर्चा। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों, रसायनों, कांच के उपकरणों तथा विद्युत उपकरणों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और सावधानी बरतने पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ध्यान पूर्वक ना किया जाए तो ये सूक्ष्म जीव बहुत सारा खतरनाक कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो जीव विज्ञान जो है कि प्रयोगशाला में होने वाले सामान्य संकट क्या है, देखिए। जैविक संक्रमण, सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से संक्रमण फैलने का क्या होता है, खतरा हो रहता है। रासायनिक दुर्घटनाएं होने लगती है। अम्ल, क्षार तथा अन्य रसायनों के कारण त्वचा, आंखों या फिर श्वसन तंत्र को हानि पहुंच सकती है। कांच के उपकरणों से चोट, बीकर, टेस्ट ट्यूब या फिर स्लाइड टूटने से हाथ कटने या फिर चोट लगने की संभावना रहती है। आग लगने का खतरा, ज्वलनशील रसायनों का गैस बर्नर के गलत उपयोग से आग लग सकती है। दुर्घटनाएं, खराब वायरिंग कर विद्युत उपकरणों के अनुचित उपयोग से बिजली का झटका लग सकता है। रसायनों का गलत भंडार, रसायनों को सही ढंग से ना रखने पर रिसाव, प्रतिक्रिया या फिर यह दुर्घटना, इससे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जैविक अपशिष्ट व अनुचित निपटान, संक्रमित अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान न करने पर संक्रमण फैल सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का पालन, उचित प्रशिक्षण तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोगों से इन सभी जल संकटों से उपकरणों के उपयोगों से इन सभी के संकटों से प्रभावी रूप से क्या होता है, बचा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत घात के प्रथम उपचार की क्या कीजिए, कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो विद्युत घात एक गंभीर दुर्घटना है जिससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में समय पर दिया गया प्रथम उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्युत घात के प्रथम उपचार की कार्यविधि, विद्युत स्रोत बंद करें। सबसे पहले मुख्य स्विच बंद करें या फिर बिजली का संपर्क समाप्त करें ताकि आगे कोई खतरा ना हो। उसके बाद पीड़ित को क्या किया जाए, सुरक्षित स्थान पर लिया जाए। यदि बिजली बंद ना हो सके तो सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या फिर रबर जैसी अचालक वस्तुओं की सहायता से पीड़ित को विद्युत स्रोत से अलग करें। सांस और नाड़ी की जांच करें। सांस और नाड़ी, पीड़ित की सांस और नाड़ी की जांच करें। यदि सांस नहीं चल रही है तो तुरंत आवश्यक प्राथमिक सहायता दें। मतलब कि उन्हें सीपीआर दे, सीपीआर से ऑक्सीजन। ठीक। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं लिया जाता है या सांस चलना बंद हो जाता है ना, तो कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ मिनट तक, अगर 1-2 मिनट 5 मिनट भी अगर सांस चलना बंद हो गया ना, कम से कम, फिर भी ये सीपीआर इतना बड़ा पावर चीज है ना, वो जिंदा कर सकता है, सोचो।
इस तरह से सीपीआर काम करेंगे। और जलने के घाव की देखभाल करें। जले हुए स्थान को साफ कर कपड़े से ढके और उस पर तेल, मरहम या फिर बर्फ ना लगाएं। चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करें। पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और चिकित्सकीय सहायता बुलाएं, और चाहे वो सब समान ही क्यों ना हो, है ना। और विद्युत घात की स्थिति में सही प्रथम उपचार और शीघ्र चिकित्सा सहायता से गंभीर परिणामों को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, व्यवसायिक रोग क्या है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा क्या कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए। तो व्यवसायिक रोग वे रोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसके कार्य या फिर कार्यस्थल के वातावरण के कारण होते हैं। लंबे समय तक धूल, रसायनों, शोर, धुएं या फिर अन्य हानिकारक पदार्थों के संपर्क में रहने से, तो ये बिजनेस रोग होते हैं, व्यवसायिक रोग होते हैं। तो ये इन रोगों की क्या विशेषता है? कार्यस्थल से संबंधित रोग होते हैं। ये रोग व्यक्ति के व्यवसाय या फिर कार्य की प्रकृति के कारण विकसित होते हैं। रासायनिक पदार्थों का इसमें प्रभाव देखने मिलता है। हानिकारक रसायन संपर्क में आने से त्वचा रोग, एलर्जी तथा विषाक्तता हो सकती है। धूल और धुएं का प्रभाव। धूल या फिर धुएं के लंबे समय तक कार्य करने से श्वसन तंत्र और फेफड़े के रोग हो सकते हैं। सांसों का प्रभाव, जैविक संक्रमण, बचाव के उपकरण। उदाहरण उदाहरण समझिए, यदि कोई प्रयोगशाला कर्मी लंबे समय तक अम्ल, क्षार या फिर अन्य रसायनों के संपर्क में दस्ताने और मास्क के कार्य करता है, तो उसे त्वचा की एलर्जी, जलन या फिर श्वसन रोग हो सकता है। एक क्या है, व्यवसायिक रोग है। व्यावसायिक रोग का क्या उदाहरण है? तो क्या देखा आपने? व्यवसायिक रोग कार्यस्थल से जुड़े होते हैं। उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय अपनाकर इनमें क्या होता है, प्रभावशाली रूप से बचा जा सकता है। प्रयोगशाला कर्मी के रूप में कार्य करने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोणों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। 12 नंबर में प्रयोगशाला कर्मी का कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण होता है। उसे प्रयोगशाला में सुरक्षा, अनुशासन तथा वैज्ञानिक कार्य प्रणाली का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। प्रयोगशाला कर्मी के लिए आवश्यक दृष्टिकोण: सुरक्षा के प्रति जागरूक बरतना चाहिए, और अनुशासन और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, रिकॉर्ड रखने की आदत होनी चाहिए उनको, सहयोग और टीम की भावना हो। ये एक आदर्श प्रयोगशाला कर्मी को जिम्मेदार, अनुशासित, सावधान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे प्रयोगशाला के कार्य सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संपन्न हो। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक आदर्श प्रयोगशाला के लिए आवश्यक भंडारण सुविधाओं के महत्व एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए, एक आदर्श प्रयोगशाला के लिए आवश्यक भंडारण। तो देखिए, प्रयोगशाला में रसायन रसायनों, उपकरणों तथा अन्य सामग्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए उचित भंडारण सुविधाएं आवश्यक होती है। इससे कार्य सुचारू रूप से होता है तथा दुर्घटना की संभावना इसमें कम होती है। भंडारण सुविधाओं का महत्व एवं प्रकार। तो इसके महत्व देखा जाए, सबसे पहले सुरक्षा की बात करते हैं, तो रसायनों और उपकरणों को सुरक्षित रखने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है कि नहीं। सुव्यवस्थित व्यवस्था। आवश्यक सामग्री समय पर आसानी से मिल जाती है। सामग्री का सुरक्षा। उचित भंडारण से उपकरणों और रसायनों की गुणवत्ता बनी रहती है। समय की इससे बचत होती है। वस्तुओं को खोजने में समय नष्ट नहीं होता। भंडारण के प्रकार की बात करूं, तो रसायनों का भंडारण। रसायनों को उनके गुणों के अनुसार अलग अलग अलमारियों में रखा जाता है। कांच के उपकरणों का भंडारण। बीकर, टेस्ट ट्यूब आदि सुरक्षित रैक रैक या फिर अलमारी में रखे जाते हैं। विद्युत उपकरणों का भंडारण। विद्युत उपकरण सूखी और सुरक्षित जगह पर रखे जाते हैं। अभिलेख एवं डॉक्यूमेंट्स का भंडारण। रजिस्टर, रिकॉर्ड और फाइलें अलग अलग कैबिनेट कैबिनेट में रखी जाती है। तो उचित प्रबंधन, उचित भंडारण सुविधाएं
प्रयोगशाला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित तथा प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है संप्रेषण के चैनलों पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना, विचार तथा संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जानते हैं। तो जानते ही हो, संप्रेषण मतलब बातचीत करना। तो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है, संप्रेषण का चैनल कहलाता है। संप्रेषण के चैनल की बात करें तो संप्रेषण के अनेक चैनल होते हैं जिनका चयन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसमें मौखिक संप्रेषण में बातचीत, बैठक तथा टेलीफोन के माध्यम से संदेश दिया जाता है। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस तथा ईमेल के उपयोग से क्या किया जाता है, दिया जाता है, बात किया जाता है। और दृश्य माध्यम में चार्ट, चित्र, संकेत तथा पोस्टर के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण जो है कि जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग भी व्यापक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, और किया जाता है। और उचित संप्रेषण चैनल का चयन करने से सूचना सही, स्पष्ट तथा समय पर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचती है। तो संप्रेषण जो है कि वो विभिन्न चैनलों सूचना के प्रभावी आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तथा किसी भी संस्था या फिर प्रयोगशाला के सुचारू संचालन में ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 है, प्रयोगशाला में फाइलिंग प्रणाली के क्या उद्देश्य होते हैं? ऐसी फाइलों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? प्रयोगशाला में विभिन्न अभिलेखों, रिपोर्टों और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने के लिए फाइलिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इससे आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। फाइलिंग प्रणाली के उद्देश्य की बात करते हैं, अभिलेखों को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य होता है। जानकारी शीघ्र प्राप्त करना, आवश्यक पड़ने पर फाइलें आसानी से मिल जाती है। जानकारी को क्या करना, शीघ्र प्राप्त करना, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, प्रशासनिक कार्यों में सुविधा। फाइलों का वर्गीकरण वर्णानुक्रम नाम के अनुसार रखी जाती है। संख्या अनुसार अगर बात करें तो ये फाइलों को संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें विषय अनुसार एक ही विषय से संबंधित दस्तावेज एक साथ रखे जाते हैं। तिथिवार तो ये फाइलों को दिनांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फाइलिंग प्रणाली प्रयोगशाला के अभिलेखों को सुरक्षित, व्यवस्थित तथा आसानी से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध किन्हीं 5 उपयोगी लक्षणों को बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने तथा आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए सहायक होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 5 उपयोगी लक्षण, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसमें फॉन्ट आकार, रंग और बोल्ड, इलेक्ट्रिक और अंडरलाइन आदि बदलने की क्या है, सुविधा देता है। तालिका बनाना और स्पेलिंग एवं ग्रामर जांच करना, ये भी देखिए। यह दस्तावेज वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को पहचान कर सुधारने में क्या करती है, सहायता करता है। तालिका बनाना, दस्तावेज में आसानी से तालिका बनाकर जानकारी को व्यवस्थित किया जाता है। चित्र एवं आकृतियां जोड़ना, चित्र, चार्ट, आकृतियां तथा अन्य सब्जेक्ट जोड़कर डॉक्यूमेंट दस्तावेज को आकर्षक बनाया जा सकता है। चित्र एवं आकृतियां जोड़ना। आगे है आपका प्रिंट एवं पीडीएफ। दस्तावेज को प्रिंट करने तथा पीडीएफ के रूप में सुरक्षित करने की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं दस्तावेजों निर्माण को सरल, व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। 17 में है आपका स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला में आकस्मिक आग की रोकथाम के लिए, ये पहले भी ये चीज अभी हम लोग एक क्वेश्चन पहले भी देख चुके थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में विद्युत प्रघात, तो इस तरह का क्वेश्चन देख लिए हैं, तो वीडियो रोक करना आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। प्रयोगशाला में विद्युत प्रघात तथा दुर्घटना के संभावित कारणों को लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के संचालन की विधि। ये सब क्वेश्चन ना मतलब थोड़ा घुमाया गया है, अगले अगले साल का है ये सब, बट थोड़ा सा ना चेंज करके घुमा के पूछा गया है, बट वही सब है। अगला है आपका IAEC का पूर्ण रूप लिखिए तथा एक अनुसंधान संस्थान के लिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण महत्व की क्या कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए IAEC का। तो अनुसंधान संस्थानों में पशुओं पर किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों को नैतिक एवं संरक्षित सुरक्षित बनाने के लिए IAEC का गठन किया गया है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है भाई? इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, संस्थागत पशु नैतिकता समिति। तो अनुसंधान संस्थान के लिए IAEC का महत्व है नैतिक मानकों का पालन के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए, अनुसंधान की स्वीकृति के लिए, नियमों का पालन के लिए, वैज्ञानिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए। तो IAEC अनुशासन संस्थानों में पशुओं के कल्याण, नैतिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिक गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये है, आप लोग देखिए, PDF को जरूर परचेस कर लीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप से। क्वेश्चन 21 है, संचार के तरीकों की सूची बनाइए, संचार के किसी एक तरीकों को की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। संचार मतलब कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विचारों, सूचनाओं तथा भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। प्रभावी संचार किसी भी संस्था, प्रयोगशाला के सुचारू संचालन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित संचार और गैर मौखिक संचार, या फिर आप अशाब्दिक संचार, या फिर आंगिक संचार इसको बोलेंगे, दृश्य संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार, ये सब। आप लोग देखिए मौखिक संचार क्या है। तो मौखिक संचार वह तरीका है जिसमें संदेश बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसमें आमने सामने बातचीत, बैठक, भाषण तथा टेलीफोन टेलीफोन वार्ता शामिल होता है। यह संचार का सबसे सरल और त्वरित माध्यम है जिससे तुरंत प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जा सकती है। तो विभिन्न परिस्थितियों में संचार के अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। प्रभावी संचार से कार्य में स्पष्टता, समन्वय तथा दक्षता बढ़ती है। 22 नंबर में है, कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए किन्हीं 2 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर दैनिक जीवन, शिक्षा, कार्यालय तथा व्यवसायिक कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य सरल, तेज और अधिक सटीक ढंग से किया जा सकता है। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग पत्र, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, नोट्स तथा अन्य दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग एवं व्याकरण जांच, तालिका तथा चित्र जोड़ने जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसमें उपयोग प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग आंकड़ों का संग्रह, गणना, विश्लेषण तथा ग्राफ और चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इससे सूत्र और विभिन्न गणितीय कार्य क्या होते हैं, आसानी से किया जा सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका क्या है, प्रमुख उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के कार्यों को सरल, व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं, जिसमें शिक्षा, कार्यालय तथा व्यवसाय जैसे अनेक क्षेत्रों में इनका प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, पशु मॉडल का उपयोग करके प्रयोगों से जुड़े किन्हीं 5 पर्यवेक्षण नियमों की संक्षिप्त विवेचन कीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान में कई बार नए उपचारों, औषधियों तथा जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए पशु मॉडल का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रयोगों के दौरान पशुओं के प्रति नैतिकता, सुरक्षा तथा वैज्ञानिक मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण नियम निर्धारित किए गए हैं। पशु मॉडल से जुड़े पर्यवेक्षण नियम, नैतिक स्वीकृति का प्राप्त करना, पशु भी यानी किसी भी पशु को प्रारंभ करने से पहले क्या होता है, संबंधित नैतिक समिति या फिर IAEC अनुमति लेना आवश्यक होता है कि नहीं। मतलब कोई भी प्रयोग करने से पहले भाई ये नियम के अकॉर्डिंग लेना बहुत जरूरी होता है।
पशुओं की उचित देखभाल किया जाना चाहिए, आईएसईसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। तो पशुओं पशुओं को है कि स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त भोजन और पानी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और अनावश्यक पीड़ा से बचाव प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि पशुओं को कम से कम दर्द या तनाव और कष्ट हो। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पर्यवेक्षण पशुओं से संबंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षित योग्य एवं व्यक्तियों की देखरेख में किए जाने चाहिए। सही बिलिंग एवं निरीक्षण प्रयोग के दौरान पशुओं की स्थिति, स्वास्थ्य तथा प्राप्त परिणामों का नियमित निरीक्षण और सही रिकॉर्ड रखना क्या आवश्यक है। तो पशु मॉडल आधारित प्रयोगों से इन पर्यवेक्षण नियमों का पालन करने से पशुओं का कल्याण सुनिश्चित होता है तथा अनुसंधान सुरक्षित और नैतिक विश्वसनीय बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 24 क्या है लाल और पीले रंगों द्वारा वर्जित संकटमय सामग्रियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भी रसायन के लेबल में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। आंसर है प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन जो है कि रसायनों के संभावित खतरों की पहचान करने के लिए रंग संकेत तथा लेबल का उपयोग किया जाता है। सही रंग संकेत और लेबल जो है कि लेबलिंग जो है कि इसमें क्या होता है सही रंग संकेत और लेबलिंग से रसायनों को सुरक्षित उपयोग, भंडारण तथा परिवहन सुनिश्चित इससे किया जाता है और दुर्घटना की संभावना को इसमें कम की जाती है। लाल एवं पीले रंग द्वारा वर्णित संकटमय सामग्रियों में अंतर लाल रंग जो है कि अ, उन रसायनों को दर्शाता है जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ये पदार्थ आग, चिंगारी या फिर विद्युत चिंगारी या फिर अधिक तापमान के संपर्क में आ जाती है और आसानी से जल सकते हैं। इन्हें हमेशा आग के स्रोत से दूर तथा सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। पीला रंग पीला रंग प्रतिक्रियाशील या फिर अस्थिर रसायनों का संकेत होता है। ऐसे रसायन जो है कि गर्मी, दबाव, झटके या फिर अन्य रसायनों के संपर्क में आकर तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर विस्फोट कर सकते हैं। इसलिए विशेष सावधानी से के साथ संग्रहित या फिर कलेक्ट और उपयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक के लेवल में दी रसायन के लेवल में दी जाने वाली जानकारी क्या है? तो इनमें से इनके लेवल में इनका नाम होना चाहिए, रसायन का नाम, रसायन सूत्र का सांद्रता, खतरे का संकेत, सुरक्षा निर्देश, निर्माण एवं समिति तिथि, निर्माता का नाम एवं संपर्क विवरण ये सब होना बहुत जरूरी है। तो लाल और पीले रंग के संकेत रसायनों के अ, संभावित खतरों की पहचान के कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सही लेबलिंग रसायनों के सुनिश्चित उपयोग, भंडारण तथा दुर्घटना की की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आपके लिए प्रयोगशाला के लिए क्या है वातायन अत्यंत आवश्यक क्यों है? वातायन प्रदान करने के लिए किन्हीं 4 तरीकों का सूची बनाई है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे गैस, सूक्ष्म जीवों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण कई बार हानिकारक गैसें, धुआं या फिर वाष्प उत्पन्न हो सकता है। इसलिए प्रयोगशाला में उचित वातावरण की व्यवस्था होना आवश्यक है। यह प्रयोगशाला को सुरक्षित, स्वस्थ और स्वास्थ्यकर क्या करते हैं बना स्वास्थ्य का वातावरण क्या करता है प्रदान करता है। तो प्रयोगशाला में यातायात का महत्व क्या है? यह हानिकारक गैसों और धुओं को क्या निकलता है बाहर निकलता है। ताज़ी हवा की आपूर्ति होती है। आग और विस्फोट के खतरे को कम करना कुछ रसायनों से निकलने वाली ज्वलनशील गैसें यदि एकत्र हो जाए तो ये आग विस्फोट का खतरा बढ़ सकता है इससे। और अच्छा क्या है वातायन ऐसी गैसें को जमा होने से रोकता है। तापमान और नमी को नियंत्रित करना वातायन प्रयोगशाला के तापमान और नमी को संतुलित रखने में सहायता करता है जिससे उपकरणों और प्रयोगों की गुणवत्ता बनी रहती है। वातायन प्रदान करने के 4 तरीके होते हैं। खिड़कियों और रोशनदान प्राकृतिक वायु के आवागमन के लिए खिड़कियों और रोशनदानों
का उपयोग किया जाता है और दूसरा एग्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जाता है, जिससे दूषित जो हवा है, जहरीली हवा, गैसें और धुएँ को बाहर निकालने में सहायता किया जाता है। और दूसरा तीसरा है इसमें फ्यूम हुड। तो फ्यूम हुड का उपयोग किया जाता है रसायनों को निकलने के लिए, हानिकारक वाष्पों को सीधे बाहर निकालने के लिए फ्यूम हुड का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक वातायन प्रणाली, इसमें पंखे और एयर कंट्रोल सिस्टम या अन्य उपकरणों की सहायता से हवा का क्या होता है, उचित संचार किया जाता है ना? एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है और प्रयोगशाला में वातायन सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक उचित वातायन हानिकारक पदार्थों को हटाकर दुर्घटना को कम करता है और प्रयोगशाला में सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखता है। इस तरह से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे सभी तो आपको करवाया, समझाया, पर जो भी जितने भी क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक? 25 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है और ये व्हाट्सएप से जाके परचेज़ कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको ये दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।